यस हेलो 8th क्लास चैप्टर नंबर 3 इतिहास का ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कंपनी आपने देखा किस तरीके से भारत पर अधिकार करते करते 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह दीवान बन गई। इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी थी। ये घटना इसमें एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। इस चित्र को उस चित्रकार ने बनाया जो रॉबर्ट क्लाइव के जिन यादगार पल लम्हों को बना रहा था। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का तरीका ढूंढना था। इसके लिए ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी बढ़ते खर्चों को पूरा करके आमदनी जुटा सके और अपनी ज़रूरत की चीज़ों के भी वो खरीद फरोख्त कर सके। समय के साथ कंपनी को समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में शासन चला चुके थे पहले, जिनके पास अभी भी ताकत थी, सम्मान था। ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना भी जरूरी था। ये काम कैसे हो इसमें अध्याय में हम देखेंगे। कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन खुद को एक वो व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसका आकलन और वसूली कैसे की जाए ये समझ नहीं आ रहा था। उसकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो राजस्व या लगान हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया और सूती कपड़ा खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी और बेची जाने वाली चीज़ों का जो कुल मूल्य है वो दुगना हो गया। 1865 से पहले कंपनी सोने चांदी का आयात करती थी, इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठे होने वाले पैसे से निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी गई। धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर जो थे वो लोग गाँव छोड़कर जाने लगे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें जो है बेचनी पड़ती थी कंपनी को। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती जो है वो चौपट हो रही थी। 1770 में अकाल पड़ा भयंकर और 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। भयंकर अकाल अभी भी याद किया था, नींद सुला दिया। 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। खेतों में सुधार की जरूरत थी। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपना राजस्व के बारे में कैसे सोच सकती थी। कंपनी के अफसरों को लगने लगा कि अब ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल पर बहस चली काफ़ी और 1793 में एक बंदोबस्त लागू किया गया जो कहलाया स्थायी बंदोबस्त। और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदार जो होते थे उनको ज़मींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलनी थी और कंपनी को चुकाना था। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि जो स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब था कि भविष्य में कभी भी उनमें इजाफा नहीं कर सकते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलेगा, जमींदारों को ज़मीन में सुधार करने का प्रोत्साहन मिलेगा और धीरे धीरे राजस्व की मांग बढ़ने लगी। जमींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन इसमें भी समस्या आई स्थायी बंदों ने, क्योंकि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। जो राजस्व तय किया गया था इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जो जमींदार चुकाने में विफल हो जाता उसकी ज़मींदारी छीन लेते और बहुत से जमींदारों की ज़मींदारियाँ नीलाम भी हो गई। पहले दशक तक हालात बदल गए, बाज़ार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार हुआ लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, जो बचे रह गए थे वो बिना परेशानियों निवेश के खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई देती। जब तक ज़मींदार किसानों की ज़मीन देखकर उनसे लगान वसूल करते, ज़मीन में सुधार की परवाह उनको नहीं थी। गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी लगने लगी। किसानों को जो लगान चुकाना था बहुत ज़्यादा था, ज़मीन पर उनका अधिकार नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेते, चुकाते नहीं तो ज़मीन उनकी छीन ली जाती। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।